साइंस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरस्टेलर। ये मूवी 2013 में आई थी और साइंस के शौकीन अफराद की ये पसंदीदा मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने। और भाई इसकी मूवी पहली बार अगर कोई देखे तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इसीलिए जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे पहली बार बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। 4-5 दफा देखने के बाद ही मूवी ये मुझे समझ में आई। आज मैं अपनी मोस्ट फेवरेट मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो एंड तक सुनिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं मूवी की रिव्यू की तरफ। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ मूवी का ये प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में एक पायलट था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता, पर वो अब मकई की खेती करता है। और इसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया को साइंसदानों की नहीं बल्कि किसानों की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले गेहूं उगना बंद हो गया और 2 साल पहले बाकी की फसलें भी उगना बंद हो गई सिवाय मकई के। कूपर के 2 बच्चे हैं, एक है मर्फ जिसका साइंस में बहुत रुझान है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, और बेटा टॉम जो पढ़ाई में एवरेज है। अब मर्फ जिस कमरे में सोती है वहाँ पर एक बुक शेल्फ है और बार बार उस बुक शेल्फ से किताबें अचानक ही गिर जाती हैं। मर्फ अपने पिता को कई बार कह चुकी है कि उसके कमरे में भूत है, और मर्फ ये भी बोलती है कि और मुझे लगता है कि वो भूत आप हैं। पर कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। कूपर बोलता है कि ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। मर्फ बोलती है कि आप ही ने बताया है कि विज्ञान का मतलब उन बातों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है ठीक है, अगर तुम गोस्ट और साइंस के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उससे डरने की बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में होता है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। अब सीन शिफ्ट होता है। एक जगह सब बेसबॉल का मैच देख रहे होते हैं कि तभी सायरन बजता है, और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर धूल भरे तूफान आना अब आम सी बात है, और ये धूल भरा तूफान कभी भी आ जाता है। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सब मास्क लगा के अपने घर चले जाते हैं। अब जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा होता है और मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइनें बनी होती हैं। मर्फ बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि मेरे कमरे में भूत हैं और कोई भूत हमसे बात करना चाहता है। कूपर उन लाइंस को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को बोलता है कि तुम आज रात अपने भाई के कमरे में जाकर सो जाओ। और कूपर वहीं बैठकर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात उस कमरे में बैठकर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लाइंस कैसे बनी और बुक्स अपने आप कैसे गिर जाती हैं। अब सुबह होती है और मर्फ वहाँ पे आती है और वो देखती है कि उसके पिता अब भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उन धूल की लाइनों को देख रहे हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि किताबें घोस्ट की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, और वो एक सिक्का उछालता है जो मिट्टी की लाइन के ऊपर जाकर गिरता है, लाइन के बीच में नहीं। कूपर बताता है कि ये मैसेज है जो बाइनरी कोड के जरिए भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल करके, जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं या हिसाब के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब है कि 1 और पतली लाइन का मतलब है 0। और अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है और मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे एक लोकेशन का पता चलता है और वो और मर्फ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब कूपर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहां की सिक्योरिटी पकड़ लेती है, और अगले सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबोट पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है। ये एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी मर्फ भी वहीं पर होती है। एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रेन भी वहीं पर बैठे होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो वो प्रोफेसर ब्रेन को पहले से ही जानता है। अब वो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये बहुत ही खुफिया जगह होती है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस तरह से मुझे इस जगह के बारे में पता चला ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, पर कुछ साइंटिफिक भी नहीं लगता। तभी मर्फ बोलती है, ग्रेविटी की वजह से इस जगह का हमें पता चला। वहाँ पर बैठा एक आदमी उसे पूछता है कि साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। कूपर को अभी तक कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके दिल में डर भी होता है। पहले आपको वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को आप लोग हमें आराम से जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रेन हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रेन नासा में साथ काम कर चुके हैं और कूपर के मुताबिक नासा ऑर्गेनाइजेशन और इस दुनिया में जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं आज से 10 साल पहले पूरे बंद हो चुके हैं। प्रोफेसर ब्रेन बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए ये खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि नासा अब भी अपने स्पेस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है तो वो लोग कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि पृथ्वी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम बहुत सारी फसल को पहले ही खो चुके हैं और बची खुची जो भी फसलें हैं वो कुछ सालों में खत्म हो जाएंगी और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। कूपर बोलता है कि धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी जिससे हम धरती को बचा सकते हैं। प्रोफेसर ब्रेन बोलते हैं कि हमें धरती को बचाना नहीं है, पर अब इसे छोड़कर जाना होगा। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक इंड्योरेंस नाम का एक नासा का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को ये बताता है कि सैटर्न ग्रह के नजदीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वर्म होल खुल गया था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में पहुंच सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें करोड़ों खरबों तारे और प्लैनेट्स हैं। इसी तरह यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं, पर इंसान को वहां पर पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। प्रोफेसर ब्रेन कहता है कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते हैं कि हम पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट्स को इस वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सी में भेज चुके हैं और उन्हें वहां ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हो और ज्यादा दूर ना हो। और उन सब के पास एक रोबोट है और उन्हें जब ऐसा कोई ग्रह मिल जाएगा जहां इंसान रह सकता है तो वो उस रोबोट को ऑन करके और फिर हमें उसका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनमें से उन्हें 3 का सिग्नल मिल चुका है, यानी कि 3 अलग अलग ग्रहों का। पर उन ग्रहों पर डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती, पर सिर्फ उनके पास इन तीनों ग्रहों के सिर्फ सिग्नल्स हैं। और अब इसीलिए एक टीम बनाई जा रही है और उन तीनों ग्रहों पर अब भेजा जा रहा है। और अगर उन तीनों में से कोई भी ऐसा ग्रह रहने के लायक है तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रेन के पास 2 प्लान है। प्लान नंबर ए, प्रोफेसर ब्रेन ग्रेविटी को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें ये कामयाबी मिल जाती है तो स्पेस स्टेशन के जरिए पूरी मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जो रहने के लायक है। और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है और एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है और वो स्पेस स्टेशन और वो वही स्पेस स्टेशन है जहाँ पर कूपर और प्रोफेसर ब्रेन खड़े हुए हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आप इसे एक स्पेस शिप कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा स्पेस शिप आसमान में जाएगा कैसे। इसके लिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल यान को आसमान में आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी के ना होने की वजह से ये पूरा शटल अपने आप ही हवा में तैरने लगेगा और उसके बाद इसे बस दिशा दिखाने की जरूरत होगी और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये है प्लान ए। अब प्लान नंबर बी, अगर प्लान ए पूरा नहीं होता और ऐसा प्लानेट ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, तो इंसान अपने साथ 5000 इंसान का डीएनए ले जाएगा और इन डीएनए के जरिए नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है। पर ये तय है कि धरती की लाइफ अब ज्यादा नहीं है, आने वाले समय में यहाँ पर सारे लोग मर जाएंगे। अब प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बोलते हैं कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया को बचाने की बात है, लेकिन इस बात से उसकी मर्फ बहुत नाराज हो जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी ऐसे मिशन पर जाएं जहां पर जान का खतरा हो और जहां से आने का कुछ पता ही ना हो। मिशन से जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मर्फ उसे बहुत नाराज होती है कि मेरे रूम में जो कुछ भी होता है उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसे एक घड़ी देके जाता है और बोलता है कि इसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास होगी, लेकिन ये दोनों घड़ियां दोनों के लिए अलग अलग से काम करेंगी। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है कि अंतरिक्ष में जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर वक्त की रफ्तार वहाँ पर कम होगी और पृथ्वी पर वक्त की रफ्तार ज्यादा है। कूपर बोलता है कि शायद मैं वापस लौटूं तो तुम मेरी उम्र की हो जाओ और मेरी उम्र इतनी होगी जितनी अब है। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वर्म होल से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं और इस ब्लैक होल का नाम होता है गार्गोआ। और जो 3 ग्रह हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं और वो इस ब्लैक होल का चक्कर इसी तरह लगाते हैं
जिस तरह पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेस के नजदीक जो प्लेनेट है उसका नाम है मिलर्स प्लेनेट। तो उनकी टीम डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम इसी प्लेनेट पे जाएंगे और ये वाला प्लेनेट ब्लैक होल के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। और अब ये मिलर के प्लेनेट पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी रोमली बोलता है कि मैं यहीं रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग मिलर के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि 5 से 6 फुट का पानी है और कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर जिंदगी है ही नहीं। और मिलर जिसने उस प्लेनेट पे लैंड किया था वहाँ पर उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ मलबा होता है। अब एमिलिया उस तरफ जाने लगती है जहाँ से उसको सिग्नल मिल रहे थे। तभी कूपर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि पहाड़ों की तरफ, और वो उस तरफ जाने लगती है। लेकिन कूपर जब ध्यान से देखता है वो पहाड़ नहीं बल्कि लहरें हैं और वो इतनी बड़ी होती है कि वो बादल को छू रही होती हैं। और इस प्लेनेट पे इतनी ऊंची लहरें इसलिए आती हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है और इसलिए पानी को इतना ऊपर उठा लेती है। और अब वो एमिलिया को बताता है कि वो पानी की लहरें हैं, जल्दी वापस आ जाओ। लेकिन तब तक एमिलिया वहाँ पर फंस जाती है, लेकिन वो रोबोट जो होता है उसे बचा लेता है और उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में उनके एक साथी की वहाँ पर मौत हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है। और अब उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता, और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा। और अब वहाँ उन्हें इस प्लेनेट पे 3 घंटे लग जाते हैं। और अब वो जब अपने मेन स्पेसशिप में आते हैं जो कि अंतरिक्ष में होता है जिसका नाम है एंड्योरेंस, तो वहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो उनका साथी वहाँ पे रह गया था वो लगभग बूढ़ा हो चुका है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। तो कूपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए? वो बोलता है कि 23 साल 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के घर से मैसेज आए हैं, उन्हें जाकर देख लो। और जब कूपर जाता है तो वहाँ उसके कई सारे वीडियो मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि अब नाना जी यानी कि उसके नाना इस दुनिया में नहीं रहे, और उसे ये भी बताता है कि मेरी शादी हो गई है और अब मेरे बच्चे भी हैं। कूपर हालांकि उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादा बन चुका है। पर इतने साल बीत जाने के बाद लेकिन मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक ही वीडियो मैसेज भेजा है क्योंकि वो उनसे नाराज थी। और वो उस मैसेज को उस दिन रिकॉर्ड करती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, क्योंकि कूपर ने उसे कहा था कि शायद मैं तब वहाँ लौटूं जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी। और आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर पृथ्वी से बाहर गया था, और इसीलिए मर्फ इस मैसेज को रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब साइंटिस्ट बन चुकी है और वो प्रोफेसर ब्रेन के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद अब ये दिखाया जाता है कि ये तीनों जो बचे हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब बचे हुए 2 प्लैनेट्स में से किस पर जाया जाए। कूपर और रोमली बोलते हैं कि हमें मैन के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट इनके स्पेसशिप के पास में है। लेकिन एमिलिया बोलती है कि हमें एडमिन के प्लैनेट पे जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा आया है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो चाहती है कि उस प्लैनेट पे जाए। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो एडमिन से प्यार करती है। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनके पास अब इतना फ्यूल नहीं बचा के दोनों प्लैनेट्स पे विजिट कर सकें। इसीलिए अब ये डिसाइड होता है कि ये लोग मैन के प्लैनेट पे जाएंगे और उसके बाद ये लोग मैन के प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि मैन स्लीपिंग चेम्बर में सोया हुआ होता है। वो उसे स्लीपिंग चेम्बर से उठाते हैं और वो बोलता है यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। और वो बताता है कि जिस जगह पर अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ पर अमोनिया की मिकदार काफी ज्यादा है, पर ऊंचाई पर वातावरण बिल्कुल नॉर्मल है और वहाँ पर इंसान की बस्ती बसाई जा सकती है। मैन ने इस प्लेनेट पे पहुँचने के बाद अपने रोबोट को बंद कर दिया होता है जो कि ऑन होना चाहिए। मैन बोलता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर ब्रेन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और वो मरने से पहले मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उसे पूरा करने के लिए उन्हें ब्लैक होल के पूरे डेटा की जरूरत होगी जो ना तो उनके पास थी और ना कहीं से मिलने की उम्मीद थी। वो मर्फ को बोलते हैं प्लान नंबर 1 सिर्फ दिखावा था, असल में इस प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ प्लान नंबर B को पूरा करना था ताकि इंसान ऐसे प्लेनेट पे पहुंच सके जहां जीवन हो और वहां जाकर जो वो अपने साथ डीएनए ले जा रहे हैं वहां पर इंसानों को फिर से आबाद किया जा सके। मतलब आने वाले समय में पृथ्वी पर सारे लोग मर जाएंगे क्योंकि प्लान नंबर A तो पूरा होने वाला ही नहीं। अब मर्फ प्रोफेसर की बेटी को वीडियो मैसेज भेजती है और बोलती है कि प्रोफेसर ब्रेन अब इस दुनिया में नहीं रहे और
और वो उन्हें वो सारी बातें बताती हैं जो प्रोफेसर ब्रेन ने मरने से पहले मर्फ को बताई होती हैं। वो बोलती है कि क्या इस धोखे के बारे में मेरे पिता को पता था। वो ये पूछती है कि क्या आपको पता था, और इस मैसेज को कूपर भी देख लेता है, पर इस बारे में प्रोफेसर ब्रेन की बेटी एमिली को कुछ भी पता नहीं होता। अब कूपर ये डिसाइड करता है कि वो इस ग्रह से पृथ्वी पर वापस लौट जाएगा और अपने बच्चों से मिलेगा। तभी उनका साथी कूपर को बोलता है कि जब तुम पृथ्वी पर लौटोगे तो ब्लैक होल का चक्कर लगाते जाना और टार्स जो कि एक रोबोट है उसे ब्लैक होल में छोड़ देना, ताकि वो सारा डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेज दे, जिससे प्रोफेसर ब्रेन की ग्रेविटी के अधूरे काम को पूरा किया जा सके और पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सके। अब इस प्लेनेट पे कूपर को ये पता लगता है कि मैन जो इस प्लेनेट पे था उसने सबको धोखा दिया है और इस प्लेनेट के किसी भी हिस्से में इंसान नहीं रह सकता। मैन गलत डेटा भेजता रहा और अपने रोबोट को ऑफ कर देता है ताकि उसका रोबोट सही डेटा ना भेज दे, और अगर सही डेटा वो भेजता है तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा और वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा। और यही कारण होता है कि मैन गलत डेटा भेजता है। मैन कूपर को मारने की भी कोशिश करता है। दरअसल उसका प्लान होता है कि वो इन सबको मार दे और अकेला पृथ्वी पर जाए, ताकि वहाँ जाकर वो कोई भी झूठी कहानी बताए और उसे झूठा साबित करने के लिए कोई ना हो। पर प्रोफेसर ब्रेन की बेटी एमिली कूपर को बचा लेती है, लेकिन वो उनके एक साथी को मार देता है। अब मैन अपने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में इंड्योरेंस की ओर जाता है, जो कि उनका स्पेसशिप है और वो अंतरिक्ष में है, ताकि वो उससे पृथ्वी पर जा सके। पर जब वो अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। पर इस ब्लास्ट से इंड्योरेंस स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं कूपर भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में इंड्योरेंस की ओर आ रहा होता है। अब इंड्योरेंस स्पेसशिप स्टेबल नहीं होती, पर कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंड्योरेंस से कनेक्ट कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खींच रहा होता है, पर कूपर बोलता है कि मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक धक्के की तरह करूंगा और इंड्योरेंस को आखिरी बचे तीसरे प्लेनेट की तरफ धकेल दूंगा। अब ग्रेविटी की वजह से वो अपने मेन शिप को वो अपने तीसरे ग्रह की तरफ धकेल देते हैं, ब्लैक होल में प्रवेश करवा दे, ताकि वो उसका पूरा डेटा भेज दे और प्लान नंबर 1 को कामयाब करके पृथ्वी के लोगों को बचा ले। पर रोबोट के ब्लैक होल के अंदर जाते ही उससे संपर्क टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी, जिसका नाम एंड्योरेंस है, उससे अलग कर देते हैं ताकि उसका भार कम हो जाए। और अब एंड्योरेंस में अकेली एमिली बची है, जो कि बचे हुए आखिरी प्लेनेट की ओर जा रही है। कूपर ऐसा इसलिए करता है कि ताकि प्लान नंबर 2 को पूरा किया जा सके और इंसानों को बचाया जा सके। यही अब कूपर का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा होता है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उसे मैसेज दे रहा होता है कि उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहता है कि वो ऑब्जेक्ट से इजेक्ट हो जाए और ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाए, और उसके तुरंत बाद उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है। पर जैसे ही कूपर बाहर निकलता है वो ब्लैक होल के अंदर ना जाकर एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है, और अब कूपर का रोबोट भी उसके संपर्क में आ जाता है और वो भी इस जगह को देख सकता है। उसका रोबोट बताता है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरिक बनाया है, और इस टेसरिक में वो समय में आगे पीछे जाकर किसी भी पहलू को देख सकता है। वो इस टेसरिक के जरिए अपने घर की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जो उसकी बेटी मर्फ के कमरे में होती है, जहां उसे मर्फ दिखती है जो बहुत छोटी है, और कूपर किताबें गिराकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। पर मर्फ समझती है कि ये कोई गोस्ट है। आपको याद होगा बचपन में मर्फ कूपर को बोलती थी कि मेरे कमरे में भूत है जो कि किताबें गिराता है, और एक बार वो अपने पिता को ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो भूत आप ही हैं, और सच में यही होता है। कूपर ही होता है जो किताबें गिराता था, और ऐसा वो सिर्फ टेसरिक के जरिए कर पाता है, जिसकी मदद से वो पास्ट में जा सकता है, और वो यहाँ वो फंसा होता है, वो बात नहीं कर सकता। इसीलिए कूपर मर्फ से कम्युनिकेट करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो कि हर डायमेंशन में होती है। और जो धूल से मर्फ के कमरे में जो बाइनरी कोड्स की लाइनें बनी थी वो भी ग्रेविटी की मदद से कूपर ने बनाई होती हैं। कूपर ही मर्फ को ग्रेविटी की मदद से अपने आप को जाने से रोकने का मैसेज करता है, जिसे वो अपने नोटबुक में लिख देती है, स्टे लिखकर। लेकिन सारी कोशिशों के बाद कूपर उसे ये नहीं बता सकता कि वो एक टेसरिक में फंसा हुआ है, और वही है जिसने ग्रेविटी की मदद से मैसेजेस भेजे। तभी कूपर का रोबोट उसे बताता है कि उसे ब्लैक होल का सारा डेटा मिल गया है, जिसकी मदद से वो प्रोफेसर ब्रेन की ग्रेविटी की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं और पृथ्वी
पृथ्वी के लोगों को बचा सकते हैं। यहाँ पर कूपर सारी गेम समझ जाता है। वो अपने रोबोट को बोलता है, फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने मुझे नहीं चुना बल्कि मर्फ को चुना है। रोबोट बोलता है किस लिए? कूपर बोलता है कि दुनिया को बचाने के लिए, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब आप टेसरिक को इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर समय में आगे और पीछे देखा जा सकता है, और इसे फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने बनाया है, यानी कि एडवांस लोगों ने बनाया है। और इसे क्यों बनाया है? ताकि वो इंसानों को बचाए, क्योंकि पृथ्वी अब खत्म हो रही है। अब जो एडवांस लोग हैं उन्हें पता है कि वो कूपर के जरिए सारी इंफॉर्मेशन मर्फ तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस टेसरिक को क्रिएट किया ताकि यहाँ से कूपर सारी इंफॉर्मेशन मर्फ को दे दे और मर्फ पूरी दुनिया को बचा सके। अब समस्या ये है कि डेटा तो है, पर कूपर अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे? कूपर अपने रोबोट से वो सारा डेटा मोर्स कोड के जरिए ले लेता है, और उसे ग्रेविटी की मदद से बुक शेल्फ पे जो घड़ी रखी होती है, जो कि कूपर ने अपनी बेटी मर्फ को जाते वक्त दी थी, उस घड़ी की सुई में ट्रांसफर कर देता है। मोर्स कोड टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए एक ऐसा तरीका है कि एक ऐसी टेक्निक है कि जिसे आप क्लिक से, लाइट से या ऑन ऑफ टोन से अपने मैसेज को भेज सकते हैं, और जो लोग इस शैली को जानते हैं और वो इसे डिकोड करके इसे समझ लेते हैं। अब जब मर्फ अपने पिता की घड़ी लेने आती है, जो कि उसकी लाइब्रेरी में होती है, तो वो देखती है कि उसकी घड़ी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है, और क्योंकि वो साइंटिस्ट है तो उसे मोर्स कोड के जरिए उसका पता होता है, और वो ये समझ जाती है कि उसके पिता ही मोर्स कोड के जरिए डेटा भेज रहे हैं, और वो इस डेटा को समझकर ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है। तभी जिस टेसरिक में कूपर और उसका रोबोट होता है वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, और उन दोनों को इससे बाहर फेंक दिया जाता है। दरअसल फिफ्थ डायमेंशन के लोग कूपर के जरिए ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस टेसरिक को बनाया होता है। अब कूपर बाहर आ जाते हैं और उन्हें दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ढूंढ लेते हैं। जब कूपर की आंख खुलती है तो वो स्पेस स्टेशन में होते हैं। अब कूपर ने कुछ समय उस टेसरिक में बिताया होता है, जो कि ब्लैक होल के लगभग अंदर ही होता है, तो वहाँ पर बिताया हुआ कुछ समय पृथ्वी पर कई सालों का होता है। कूपर की आंख खुलने के बाद जब वो स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसका नाम कूपर स्टेशन होता है, पर ये उनके नाम पर नहीं, उनकी बेटी मर्फ कूपर के नाम पर होता है। जब कूपर अपनी बेटी से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, और कूपर की उम्र लगभग 33 साल की होती है, पर अगर वो पृथ्वी पर होते तो आज उनकी उम्र 125 साल की होती। कूपर बोलता है कि मैं ही तुम्हारा भूत हूँ। उसकी बेटी बोलती है कि मैं जानती हूँ। मर्फ बोलती है कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों को मरते वक्त देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अब मर्फ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो बोलती है कि तुम जाओ, यहाँ पर मेरे लिए मेरा परिवार है और बच्चे हैं। कूपर बोलता है कि कहाँ? वो बोलती है कि एमिली ब्रेन के जानिब, जो आखिरी प्लेनेट की तरफ गई है। और आखिर अंत में ये दिखाते हैं कि एमिली उस ग्रह पर अकेली होती है और वो अपना हेलमेट निकालती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है, और एमिली भी कूपर की तरह जवान होती है, और कूपर अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अपने रोबोट के साथ एमिली के ग्रह की तरफ निकल जाते हैं, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।